जिन्नियां तन मेरे लगियां तैनू इक लगे ते तू जाने गुलाम फरीदा दिल उथे दे जिथे अगला कदर भी जानी। नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम मेरे प्यारे लिसनर्स को रफ्तारी रुचिका का प्यार भरा वेलकम उसी शो में जिसका नाम है फिल्मी दुनिया रेडियो उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ। संजय दत्त मंथ में आपने बहुत ही बेहतरीन फिल्में सुनी मुझसे बट ऑब्वियसली, और अब आगे मैं आपको सुनाने वाली हूँ द माइलस्टोन ऑफ संजय दत्त, परेश रावल and Mahesh Bhatt, and that picture was super duper hit। इस फिल्म के रिलीज होने और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद संजय दत्त के करियर को एक ऐसा ग्राफ मिला जो उन्होंने खुद भी नहीं सोचा था, और वो फिल्म का नाम है नाम। हाँ, नाम फिल्म का नाम है नाम। फिल्म नाम डायरेक्ट की थी महेश भट्ट ने, प्रोड्यूस की थी कुमार गौरव ने, लिखा था सलीम खान ने, म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, और इसकी रिलीजिंग डेट थी 12 सितंबर 1986, 12 सितंबर 1986। इसकी स्टार कास्ट की बात करूं तो नूतन, कुमार गौरव, संजय दत्त, अमृता सिंह, पूनम ढिल्लो और परेश रावल ने सजाया था इस आसमान को। तो शुरू करते हैं फिल्म नाम की कहानी। नाम फिल्म की कहानी शुरू होती है कुमार गौरव से। उनको एक फोन आता है उनकी माँ का कि जल्दी से अमृता सिंह को हॉस्पिटल लेके जाना है, और बॉम्बे में उस वक्त रॉयट्स चल रहे थे और वो किसी तरह से एक टैक्सी पकड़कर अमृता सिंह को हॉस्पिटल लेके जाता है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और उनको डिलीवरी होने वाली है। और कुमार गौरव बाहर बैठा हुआ इस डिलीवरी का इंतजार कर रहा होता है हॉस्पिटल पहुंचकर। इतने में पूनम ढिल्लो, जो कुमार गौरव की गर्लफ्रेंड थी, वहां आ जाती है। हेलो, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मेरा नाम सीमा है, सीमा राय। कुछ अरसे पहले आपके साथ मेरी शादी होने वाली थी। मेरे हाथों पर मेहंदी भी लग चुकी थी और आप मुझे अकेला छोड़ के चले गए। याद आया आपको? जरा दिमाग पर जोर डालिए। मैं वही हूँ जिसे आपने अपना जीवन साथी बनाने की हजारों कस्में खाई थी। याद नहीं आया? याद कीजिए, मैं वही हूँ जिसे आपने हजारों झूठे वादे किए थे, और आज मेरे सामने खामोश बैठे अपने आने वाले बच्चे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। मुझे इतना पूछने का हक तो जरूर होगा कि तुमने ऐसा क्यों किया? क्या गलती हुई थी मुझसे? क्या किया था मैंने जो तुमने मुझे ये सजा दी? बोलो, बोलो। तुम क्या बोलोगे? तुम्हारे पास बोलने को है ही क्या? I'm sorry for creating a scene. आज तो एक मुबारक दिन है ना, मुझे तुम्हें मुबारकबाद देनी चाहिए। एक तुम्हारी शादी की और एक आने वाले बच्चे की। ऑल द बेस्ट रवि। हेलो, ये सच है कि हालात ने मुझे उस आने वाले मासूम का बदनसीब बाप बना दिया है, मगर वो मेरी बीवी नहीं है, मेरी कोई शादी नहीं हुई। अगर मैंने जिंदगी में किसी को चाहा है तो सिर्फ तुम्हें। झूठ मत बोलो मिस्टर रवि। झूठ नहीं, ये सच है। मैं अपने भाई, अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ, ये सच है। मैं जानता हूँ तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं आएगा, इसलिए कि तुम सब कुछ नहीं जानती, इसलिए कि सब कुछ मैं भी नहीं जानता था। आदमी कर्ज तो चुका सकता है, लेकिन एहसान नहीं। आज मैं तुम्हें एहसान से दबे हुए एक आदमी की कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारे सामने खड़ा है। सुनो। जहां से मुझे याद है, बस इतना याद है, हमारे घर में हर चीज की कमी थी,
सिवाय मोहब्बत और प्यार के। शायद इसलिए वो एक घर था, मकान नहीं। कुमार गौरव यहाँ अपनी कहानी सुनाते हैं पूनम ढिल्लों को। फिर रवि हमेशा विकी को प्रोटेक्ट करता रहता है ताकि वो माँ का प्यार पा सके और जिंदगी में कुछ कर सके। ये दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जहाँ रवि एक सीधा साधा और घर के काम करने वाला और घर चलाने वाला लड़का है, वहीं विकी बहुत ही अल्लड़ और मस्ती करने वाला। ना उसका पढ़ाई में मन लगता है, ना कुछ काम करने में। बस उसे एक ही धुन सवार है कि बाहर जाना है, इंडिया से बाहर जाना है। और इसी धुन में कि कहीं माँ डांटे ना, वो अपना गलत रिजल्ट बना के घर आ जाता है। अरे कहाँ चले गए सबके सब? विकी, क्या बात है? अरे बताता हूँ यार, पहले बता माँ कहाँ है? माँ, तुम लोग समझते थे ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब पता चलेगा कि विकी क्या चीज है, विकी क्या कर सकता है। रवि, ये देख मेरी मार्क लिस्ट। माँ, मुंह मीठा कर माँ। रवि, जरा बता तो माँ को क्या मार्क्स मिले मुझे इस बार। क्या कर रही हो माँ? ये झूठ बोलता है कमीना, अपनी माँ से झूठ बोलता है। बेशर्म को शर्म भी नहीं आती झूठी मार्क लिस्ट बताते हुए। माँ, क्या कर रही हो? मैं बताती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। ये रही इसकी असली मार्क लिस्ट जो मैं खुद कॉलेज से लेकर आई हूँ। ये देखो, देखो, ये एक सब्जेक्ट में भी पास नहीं हुआ है। ये देखो। निकल जा यहाँ से, चला जा इस घर से, दूर हो जा मेरी नजरों से। माँ से इतनी मार खाने के बाद वो बाहर बैठता है और ऑब्वियसली रवि उसके पास आता है। गड़बड़ हो गई यार, मुझे क्या मालूम था कि माँ जाकर मार्क लिस्ट ले आएगी। माँ को तो पुलिस में होना था। जब कोई गड़बड़ करता हूँ तो पकड़ा जाता हूँ। मगर तू ये सब करता क्यों है? झूठ बोलता हूँ तो जूते खाता हूँ, सच बोलता हूँ तो जूते खाता हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। ध्यान लगा के पढ़ और ये सारे चक्कर छोड़। बस यही तो गड़बड़ है ना तुम लोगों में, तुम लोग समझते ही नहीं। मैं इतनी मर्तबा कह चुका हूँ कि मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लगता। दुनिया चपटी है या गोल, ये सब जानकर मैं क्या करूंगा? बाबर हिंदुस्तान कब आया था, इससे मुझे क्या मतलब? रवि, मैं हिंदुस्तान से बाहर जाना चाहता हूँ। बस इतना जानता हूँ कि मेरा यहाँ कोई फ्यूचर नहीं। बाहर जाके करेगा क्या? जानता है वो डिसूजा अभी अभी दुबई से आया है, क्या ठाठ हो गए। और वो शेट्टी पहले क्या था और अब क्या है। रवि, अगर तू सचमुच मेरे लिए कुछ करना चाहता है ना, तो मुझे यहाँ से बाहर भिजवा दे। मैं अपने लिए नहीं जाना चाहता, मैं इसलिए जाना चाहता हूँ कि मैं तेरे लिए और माँ के लिए कुछ कर सकूं। रवि, जब मैं तुझे और माँ को इस हालत में देखता हूँ ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, अंदर जा, माँ से माफी मांग। नहीं यार, माँ बहुत गुस्से में है। अरे जा यार, कुछ नहीं होगा। तूने कभी सोडा पिया है? हाँ, क्यों? माँ का गुस्सा बिल्कुल सोडे की तरह है, जितनी तेजी से उछलता है उतनी ही तेजी से बैठ जाता है। अपने भाई को इतना समझाता है और उसके बाद अगले दिन रवि का बॉस उसे कहता है कि रात को मेरे घर पार्टी है और तुम्हें वहाँ पे बैरा का काम करना है, एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। रवि वहाँ आ जाता है और वहाँ उसे बहुत गुस्सा चढ़ता है जब कुछ लोग उसकी बीवी की बनाई हुई औरतों की पेंटिंग्स में गंद ढूंढते हैं। और वहाँ हमारी होती है हीरोइन पूनम ढिल्लों, जिनकी पहली बार मुलाकात होती है कुमार गौरव से, यानी रवि से। आइए, मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। आइए, बारिश बहुत तेज है। आइए। लगता है बारिश में भीगने का बड़ा शौक है आपको। शायद ये आग इसी तरह बुझ सकती है। इस आग को मत बुझने दीजिएगा, बहुत कम दिलों में लगती है ऐसी आग। बाय द वे, माय नेम इज सीमा राय। रवि कपूर। हाय। मैं आपसे मिलकर बहुत इम्प्रेस और बहुत ही खुश हुई। थैंक्स। वैसे आपकी सच्चाई से पार्टी में बहुत लोग नाराज हुए और कुछ शर्मिंदा।
उनमें से मैं भी एक हूँ। और मेरी नौकरी गई उस सच की वजह से। किस किस्म की नौकरी चाहते हैं आप? ऐसी कोई भी नौकरी जिसमें झूठ, धोखा और बेईमानी नहीं करनी पड़े। तनख्वाह इतनी जिससे 3 इंसान इज्जत से जी सकें। 3? आपके अलावा? जी अभी मेरी शादी नहीं हुई। मेरे साथ मेरा भाई और मेरी माँ रहते हैं। ये लीजिए मेरा कार्ड। कल आप इस पते पर आ जाइए, आपको नौकरी मिल जाएगी। अब दोनों अक्सर मिलने लगते हैं और दोनों में प्यार का इजहार हो जाता है। दूसरी तरफ विक्की अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आता और एक दिन उसकी माँ को चिट्ठी आती है जो कि हर महीने कुछ पैसे अनाथ आश्रम में, वृद्धा आश्रम में किसी को भेजती थी। वहाँ से अब उसकी माँ को एक चिट्ठी आई है। विक्की, माँ, मैंने तुझे 300 रुपए दिए थे माँ जी को देने के लिए, क्या किया उनका? वो पैसे? हाँ माँ, मैंने रवि को दिया उनको देने के लिए, क्योंकि उस दिन मैं उस तरफ जा नहीं सका ना। तू सच बोल रहा है? हाँ माँ, क्यों? देख विक्की, अगर तू झूठ बोल रहा है तो ये झूठ तू आखिरी बार बोल रहा है। माँ, मैं अभी जाके रवि को पूछता हूँ कि उसने वो पैसे दिए कि नहीं। हाँ? रवि, रवि, सब गड़बड़ हो गई यार। मुझे एक बार और बचा ले प्लीज। क्या हुआ? यार वो माँ ने मुझे 300 रुपए दिए थे ना, वो बुड्ढी को देने के लिए। मैं सब जुए में हार गया यार। मैंने सोचा कि पत्ते सही पड़ जाएंगे और दुबई जाने के टिकट का बंदोबस्त हो जाएगा, मगर साली लक ने साथ नहीं दिया यार। सब गड़बड़ हो गई। तू ये सब करता क्यों है? हा? दादा, गलती हो गई यार। I'm सॉरी। प्लीज एक बार और बचा ले प्लीज। बस बेटे बस, बहुत हो गया। कब तक तू इसके गुनाहों पर इस तरह पर्दा ढांकता रहेगा कि ये निकम्मा हमेशा इसी तरह झूठ बोलेगा, धोखे देगा, जुआ खेलेगा, शराब पिएगा और एक दिन इन्हीं हरकतों की वजह से जेल जाएगा। मैं जानती हूँ ये कुछ नहीं कर सकता, ये कभी सुधर नहीं सकता। तू क्यों इसके लिए और मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? तू चला जा यहाँ से। कब तक तू हम दोनों को पालेगा? चल उठ, चला जा यहाँ से। ये क्या ड्रामा लगा रखा है माँ? कैसी बातें कर रही हो? कहाँ चला जाऊं मैं? एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया। उसने अपनी गलती मान ली, बात खत्म। तुम खामा उसके पीछे पड़ी रहती हो। क्या किया उसने? किसी का खून कर दिया है, बैंक पे डाका डाला है। कौन लगती हो बुढ़िया हमारी? उससे ज्यादा इसका हक बनता है। तू मुझे मत समझा किसका हक बनता है। देख माँ, तू अच्छी तरह से जानती है मदद खैरात करने की पोजीशन में नहीं है। तू ये भी जानती है मदद खैरात एक बार की जाती है, जिंदगी भर नहीं। तो बुढ़ी हमारी क्या लगती है? हमें क्या लेना देना? वो जिए मरे भाड़ में जाए। वो मेरी तो कुछ नहीं लगती, लेकिन तेरी लगती है। वो बुढ़ी तेरी नानी लगती है, तेरी माँ की माँ लगती है। बैठ, बैठ। आज मैं तुझे सब कुछ बताती हूँ। ये सच है कि तू मेरे स्वर्गवासी पति का बेटा है, लेकिन मैं तेरी माँ नहीं हूँ रे। नहीं हूँ तेरी माँ मैं। ये तेरा सगा भाई नहीं है। सुन बेटा। अब वो रवि को ये बताती है कि किस तरह से रवि उनकी जिंदगी में आया। रवि इनका नूतन का नहीं, नूतन की सौतन का बेटा था। यानी कि उसके पति ने चुपचाप एक और शादी कर रखी थी और जब वो प्रेग्नेंट थी तो उनका एक्सीडेंट हो गया और दोनों हस्बैंड वाइफ उसमें मर गए और रवि वहाँ पे उन बुढ़िया की गोद में छूट गया जो आज अनाथ आश्रम में है। अब इसके हस्बैंड एक चिट्ठी छोड़कर जाते हैं कि रवि की देखभाल तुम करोगी। मुझे माफ मत करना जानकी, मैं तुम्हारे एहसानों का और बोझ नहीं उठा सकता। मैंने गलती की है, राधा के साथ, अपने साथ और तुम्हारे साथ। और इस गलती की सजा मुझे इस जन्म की नहीं, अगले जन्म की भी मिल चुकी है।
तुम्हारा हाथ में इस जन्म में छोड़कर उस जन्म में थामने का अधिकार भी खो चुका हूं। ये सजा क्या कम है मेरे लिए? राधा एक मजबूर और गरीब लड़की थी जिससे मुझे पूरी हमदर्दी थी। मेरी हमदर्दी और उसकी मजबूरी ने धीरे धीरे मोहब्बत की शक्ल इख्तियार कर ली। मैंने ये बात आज तक तुमसे छुपाई तो इसलिए कि मैं जानता था कि तुम्हें बहुत दुख होगा, और ये दुख मैं तुम्हें देना नहीं चाहता था। राधा चली गई, शायद मैं भी ना रहूं। ये बच्चा मेरा है, राधा का है, और अगर तुम इसे माफ कर सको और स्वीकार करो तो ये हमारा है। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय एक बूढ़ी नानी के। इस बूढ़ी औरत के बाद ये जिंदा तो एक अनाथ आश्रम में भी रह सकता है, मगर उसे जिंदगी सिर्फ तुम दे सकती हो। ये सब बात जब रवि को पता चलती है तो वो बहुत प्यार से इसको टैकल करता है। क्या दिया है मैंने तुझे? क्या दिया है? सिर्फ एक नाम। उसके बदले में तेरी जान तो नहीं ले सकती। बहुत कुछ दिया है तूने मुझे, बहुत कुछ। अपना प्यार, अपनी ममता, क्या नहीं मिला मुझे तुझसे? मैं तो ये सोचकर भी डरता हूं, अगर ये नाम न मिला होता, किस नाम से पुकारती मुझे दुनिया? सब कुछ दिया है तूने मुझे। बस एक कमी, एक कसर रह गई थी इस प्यार में, वो भी आज पूरी हो गई। तेरे हाथ की मार खाकर। यहाँ तो सब ठीक हो गया, लेकिन जो दो भाइयों के बीच का प्यार था, संजय दत्त उस पर बहुत गिल्ट करने लगा कि किस तरह से मैं जिंदगी भर उसको परेशान करता रहा और वो मुझे प्रोटेक्ट करता रहा। ए भाई, आज बड़ी गहरी सोच में पड़ा है। लगता है अगर तू ऐसे ही सोचता रहा, एक दिन एटम बॉम्ब का फॉर्मूला बना लेगा। क्या सोच रहा है? सोच रहा हूँ कि माँ को तुझे ये सब बताना चाहिए था या नहीं। क्या फर्क पड़ता है? तुझे नहीं पड़ता है रवि, मुझे बहुत फर्क पड़ा है। क्यों? क्या तू मुझे पहले की तरह प्यार नहीं करता? मुझे अपना भाई नहीं समझता? नहीं रवि, तू जानता है ऐसी कोई बात नहीं। बात कुछ और है। क्या है? पता। देख रवि, तू मेरी बात अच्छी तरह सुन। मैं तुझे शायद अच्छी तरह समझा ना पाऊं, मगर तू सुन। आज तक तूने जो कुछ मेरे लिए किया, इस घर के लिए किया, मैं वो अपना हक और तेरा फर्ज समझता था, मगर न जाने क्यों आज वो सब एक एहसान में बदल गया है। क्या इडियट की तरह बात कर रहा है यार? तू मेरी पूरी बात सुन रवि। अब अगर मैंने कुछ नहीं किया अपने लिए, तेरे लिए, इस घर के लिए, तो मैं अपनी नजरों में हमेशा के लिए गिर जाऊंगा रवि। रवि, मुझ पर एक आखिरी एहसान कर दे, मुझे यहाँ से बाहर भेज दे भाई। मैं यहाँ अब और नहीं रह सकता। तू समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? रवि, तू मुझे अपने बराबर खड़ा होने का एक मौका दे। तू समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? विकी, मैं तो समझ गया हूं, लेकिन तू भी एक बात समझ ले। अगर तू समझता है तू गलती करेगा और मैं तुझे नहीं मारूंगा, तो गलत समझता है, अब मैं तुझे पहले से ज्यादा मारूंगा। अब रवि विकी से प्रॉमिस करता है कि कैसे भी करके मैं तुझे यहाँ से बाहर भेज के रहूंगा, और अब रवि इस उधेड़-बुन में लग जाता है। रवि अचानक देखता है कि एक गाड़ी बहुत तेजी से चली आ रही है और उस गाड़ी को चला रही है एक औरत, और एक आदमी का एक्सीडेंट करके वहां से भागती है। वो गाड़ी भी पहचान लेता है और उस औरत को भी, क्योंकि वो उसके एक्स बॉस की बीवी थी। वो उनके घर जाता है और बताता है कि उसने पहचान लिया है और वो पुलिस को सब कुछ बता देगा। और इन मीनवाइल वो उसके सामने एक डील रखता है कि रवि, मैं तुझे बहुत सारे पैसे दूंगा, प्लीज इस इल्जाम से मुझे बचा लो। अब रवि पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है कि इनकी गाड़ी मैं ड्राइव कर रहा था, और वो बहुत सारे पैसे लेकर
घर आ जाता है ताकि वो विकी को दुबई भेज सके। क्यों रे रवि, इसके जाने के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से आए? बस आ गए माँ। आ गए? लेकिन कहाँ से आए? वो मैंने एक दोस्त से उधार लिए हैं। जब ये वहां से वापस भेजेगा तो मैं उसे वापस कर दूंगा। कौन से दोस्त से? वो तू उसे नहीं जानती। रवि, आज तू मुझसे आंख मिलाकर इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि तू झूठ बोल रहा है। देख मेरी तरफ और बोल सच। देखना। समझ गई बेटे। एक्सीडेंट, 1 महीने की जेल। बस माँ, तुझे मेरी कसम, ये बात कभी विक्की को पता नहीं चलनी चाहिए। कभी नहीं। खा कसम, खा। विकी के जाने की तैयारी हो गई है। अब दोनों भाई रात को विकी की स्टाइल में पार्टी करते हैं। तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूँगा। ये गाना गाते हुए दोनों भाई इमोशनल होते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, खूब धमाल करके घर आ जाते हैं। अब एक माँ का दिल बहुत पसीजता है, लेकिन उसे अपने बेटे को स्ट्रॉन्ग करना है। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों कि हमें पता नहीं होता कि हमारे मुंह से निकले हुए लफ्ज दूसरे इंसान पे क्या इम्पैक्ट छोड़ते हैं। यहाँ अगले दिन सुबह रवि विकी की तैयारी कर रहा है और माँ गुस्से में है। ये रहा तेरा पासपोर्ट, ये तेरी टिकट और ये कुछ पैसे हैं। एयरपोर्ट पे चेंज करवा देना। जल्दी कर यार, फ्लाइट में बहुत कम वक्त रह गया। क्यों ये सब मेहनत कर रहा है? जानता नहीं ये वहां 2 दिन भी नहीं टिकेगा। आज तक इसने कोई काम किया है जो अब करेगा? इसके ड्रामे में पहले भी कई बार देख चुकी हूँ, जहाँ इसके पैसे खत्म और ये वापस। तेरी सारी मेहनत बेकार जाएगी। जो यहाँ कुछ नहीं कर सका वो परदेश जाके क्या करेगा? छोड़ो भी माँ, अब वो जा रहा है, ऐसा मत कहो। मैं ठीक कह रही हूँ, ये वहां जाकर कुछ नहीं करेगा, वापस आएगा, देख लेना। विकी, तू सामान बाहर निकाल, मैं अभी टैक्सी लेके आता हूँ। माँ, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुझे एक मौका और दो। वो तो मैं कई मर्तबा कह चुका हूं तुमसे। मैं जानता हूं माँ, मैं जानता हूं कि तुम्हारा भरोसा मुझ पर से उठ चुका है और मुझे कोई शिकायत या गिला नहीं, क्योंकि मैंने सारे काम ऐसे ही तो किए हैं अब तक। लेकिन माँ, इसकी भी तो कोई वजह होगी। क्या वजह है? बचपन से लेकर आज तक जब भी तुमने हमें प्यार दिया, मैंने अपने हिस्से में हमेशा कम पाया। मुझे कई मर्तबा ऐसा लगा कि तुम मेरे साथ बेईमानी कर रही हो। मुझे इस बात की तकलीफ भी हुई, मगर मैं चुप रहा। क्या करता? कुछ ऐसी हरकतें की जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंचे। माँ, मगर जब तुमने रवि को ये बताया, तब मुझे पता चला कि उन छोटी छोटी बेईमानियों के पीछे कितनी बड़ी ईमानदारी, कितना बड़प्पन था तुम्हारा। देख माँ, ना तो मेरे पास ज्यादा दिमाग है, ना मुझे अच्छा बोलना आता है। तू तू समझ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? माँ, प्यार तो मैंने पहले भी किया था तुझसे, लेकिन अब
विकी को ये पता ही नहीं था कि दुबई उसको कैसे और क्यों भेजा जा रहा है। जो डीलर था वो एयरपोर्ट पे विक्की से मिलता है। दोस्त, क्या टाइम पे पकड़ा के। क्या बात? दुबई में हमारे दोस्त रहते राणा साहब, वो यहाँ आए थे, बैग भूल गए। मैंने सोचा कि तुम्हारे हाथ भेज दूं। ये बैग कहाँ पहुँचाना होगा? अरे इसकी फिक्र तुम मत करो यार, एयरपोर्ट पे उनका आदमी आएगा, कलेक्ट कर लेगा, तुम उसे सिर्फ दे देना। हाँ। विकी, क्या है ये? कुछ नहीं, इनका बैग है, दुबई पहुँचाना है। क्या है इसमें? अजी कुछ नहीं साहब, यही तौलिया वौलिया छोटा मोटा सामान, दवाइयाँ, आप चाहें तो खोल के देख लें। हाँ? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये, आज के जमाने में किसी का कोई एतबार नहीं। खोलिए खोलिए। ठीक है, आप घबराइए नहीं, मैं बैग पहुँचा दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, मैं चलता हूँ। हैं जी, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। यहाँ रवि विकी को एयरप्लेन में चढ़ाकर वापस आ जाता है और विकी की यहाँ मुलाकात होती है उसकी हीरोइन अमृता सिंह से फ्लाइट में, जो कि उसकी काफी मदद करती है। अब विकी जो है वो दुबई पहुंच जाता है, लेकिन जिसके लिए वो बैग दिया था परेश रावल, वो उसका आदमी ठीक टाइम पे वहां नहीं पहुंच पाता बैग लेने के लिए और वो बैग विकी के ही साथ उसके होटल में चला जाता है। और दूसरी तरफ कुमार गौरव यानी रवि घर आता है बहुत उदास और माँ उससे पूछती है, आ गया बेटा? हाँ माँ। रवि, क्या बात है? कुछ नहीं माँ। मैं तेरी माँ हूँ बेटा, बता तो क्या बात है? हाँ? माँ, जिस एजेंट ने विक्की को दुबई भेजा था वो पकड़ा गया है, उसे जेल हो गई है। क्यों? क्योंकि वो कई लोगों को झूठे कागजात बनाकर भेजा करता था, ना कोई नौकरी ना कोई वीजा। कई लोग वापस आ गए, समझ में नहीं आता विक्की वापस क्यों नहीं आया। तू फिक्र मत कर माँ, विक्की वापस आ जाएगा। माँ, ए माँ, मैं जानता हूँ वो जरूर वापस आ जाएगा। वो नहीं आएगा रवि, वो वापस नहीं आएगा। माँ अपने बच्चे से उससे मैं कभी कभी पता नहीं क्या क्या कह देती है, बिना ये जाने कि कौन सी बात उसके दिल को चुभ जाएगी। विकी के जाने से पहले मैंने कहा था ना कि ये वहां कुछ नहीं कर पाएगा, वापस आएगा। बस यही बात उसके दिल को चुभ गई, यही बात उसके दिल को चुभ गई। अब वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा रवि। रवि की ये बात सुनकर माँ बहुत परेशान हो जाती है। इनका इधर डर कि वो वापस नहीं आएगा, उधर विकी जिस होटल में पहुंचता है वहां उसकी बुकिंग थी ही नहीं क्योंकि वो फर्जी था। अब ये सड़कों पर भटक रहा है और इसको परेश रावल के लोग मिल जाते हैं और उसको लेके परेश के घर आ जाते हैं। परेश रावल यहाँ पर दुबई का डॉन है, गुंडा है और रवि विकी को लिए बहुत परेशान है और विकी इधर रात भर सोता है और सुबह उठकर परेश से मिलता है। खुल गई आंखें? पता चल गया दुनिया क्या है? आप? मेरा नाम राणा है। मैं कौन हूँ,
क्या करता हूँ, तुम यहाँ कैसे, ये सब नाश्ते के बाद। हाँ, ऐसी बात नहीं है। पैसा ईमानदारी के साथ भी कमाया जा सकता है, मगर सिर्फ इतना, अगर पेट भर गया तो बदन कपड़ों से खाली रहेगा, और अगर कपड़ों से बदन को ढांक लिया तो भूख से पेट खाली। तो रोटी, कपड़ा और मकान, हाँ? तीनों चीजें ईमानदारी के साथ एक साथ नहीं मिलती। माफ करना, मेरी कभी कभी डायलॉग मारने की आदत है। फैसला तुम्हें ही करना है। एक तरफ ये ऐशो आराम, और दूसरी तरफ तुमने अभी अभी जो तकलीफों का तजुर्बा किया। सोच लो। राणा साहब, मैं इतना जानता हूं कि मैं वापस नहीं जा सकता, और आगे जाने के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। अब मैं चलता हूं। अरे हाँ, यहां तुम जो चाहोगे मिलेगा, नहीं मिलेगा तो सिर्फ बाहर जाने का रास्ता। यहां बड़ा अकेलापन है। अगर तुम किसी को जानते हो, भरोसा कर सकते हो, तो बुला सकते हो, मगर सोच समझ कर, इसलिए कि रिस्क सिर्फ तुम्हारी है। अब यहाँ विक्की को अपनी फ्रेंड अमृता सिंह की याद आती है और वो उसे कॉल करके अपने पास बुलाता है। दोनों एक दूसरे से बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं और दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। अगले दिन सुबह अमृता सिंह जब जाने लगती है, ओके विकी, अपना ख्याल रखना। इसलिए कि जो कुछ तुमने मुझे कल रात को बताया, उसे मैं एक बात जानती हूँ कि आज तक तुम्हारा ख्याल रखने वाला तुम्हारा भाई रवि और तुम्हारी माँ अब तुमसे बहुत दूर है और तुम बहुत अकेले हो। गुड बाय विकी। सुनो, तुमने मुझे इस तरह गुड बाय किया जैसे कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे। हाँ, शायद इसलिए कि मैं वापस हिंदुस्तान जा रही हूँ। जिस आदमी ने मुझे यहाँ नौकरी दी, यहाँ आने के लिए कहा, उसकी नीयत ही कुछ और थी। कल जब तुम्हारा फोन आया, उससे पहले ही उसने मुझे अपना इरादा बताया, और मेरे पास उसके लिए कोई जवाब नहीं था सिवाय एक थप्पड़ के, और उसी थप्पड़ के साथ मेरी नौकरी भी चली गई। अब मैं भी परदेश में तुम्हारी तरह अकेली और बेसहारा हूँ। और ये सब कुछ तुमने मुझे कल रात नहीं बताया। इसलिए कि तुम खुद इतने परेशान थे। सुनो, मैं 1-2 दिन में हांगकांग जा रहा हूँ। मेरे साथ चलोगी तुम? बस यहाँ अमृता सिंह रुकी और वहाँ परेश के दिमाग में एक और प्लान आया कि लड़की भी काम आ सकती है, क्योंकि ये नोवे जोन है। अब रवि यहाँ फंस गया है परेश के बिजनेस में, यानी कि इलीगल बिजनेस में, क्योंकि अगर वो वापस जाता तो माँ के लफ्ज उसके कानों में गूंज रहे थे। अब हम जाने से पहले परेश एक यहाँ पे पार्टी रखता है जिसमें अमृता सिंह और संजय दत्त दोनों को जाना है, और जस्ट पार्टी से पहले परेश संजय दत्त को फोन करता है, जो दूसरे कमरे से अमृता सिंह सुन लेती है। हेलो राणा साहब। हेलो।
मैं जो कह रहा हूँ गौर से सुनना। मैंने तुम्हें जो पैकेट हांगकांग लाने के लिए दिया है उसे अपनी बैग में नहीं, लड़की की बैग में रखना। कैसा लगा आइडिया? इतना सुनने के बाद अमृता सिंह बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन वो ये सोचती है कि मैं जरा साथ जाऊंगी जरूर और देखती हूँ अब इसकी असलियत। वो लोग हांगकांग पहुंच जाते हैं और एयरपोर्ट पे अमृता सिंह को पुलिस पकड़ती है तलाशी लेने के लिए। अरे इतनी देर कर दी तुमने? कस्टम्स में देर हो गई थी। उन्होंने मेरी और मेरे बैग की पूरी तरह तलाशी ली, लेकिन वो जो पैकेट तुमने मेरे बैग में रखा था वो उन्हें नहीं मिला। वो पैकेट तुम्हारे बैग में नहीं, मेरे बैग में है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ये प्लान कब और क्यों चेंज हुआ? ये खतरनाक खेल है और ये खेल मैं खुद खेलना चाहता हूँ। मैं इस खतरे में एक औरत को अपना पार्टनर बनाऊं, मुझे ठीक नहीं लगा। मगर ये सब जानने के बाद तुम मेरे साथ क्यों आई? बचपन में हर बच्चे को आग से खेलने का शौक होता है और मेरा शौक शायद आज तक बाकी है। अब ये दोनों लव बर्ड्स हांगकांग पहुंच जाते हैं और इनके पहुंचने से पहले परेश रावल यानी इनका बॉस वहां पहुंचा होता है और इन्हें उनसे मिलना होता है। राणा साहब से मिलने के बाद ये लोग अब एक किराए की फ्लैट में आते हैं जहां इन्हें दो बहुत अच्छे लोग मिलते हैं। ये है भाई एक छोटा सा फ्लैट, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। बहुत अच्छा है, हमें बहुत पसंद है। मिस्टर, माफ कीजिएगा मैं अपना तारुफ कराना भूल गया। मेरा नाम है आफताब अहमद। लाहौर पाकिस्तान का रहने वाला हूँ। 7-8 बरस से रोजी रोटी की तलाश में वतन छोड़ दिया, मगर वतन की याद नहीं छोड़ती। वैसे आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? जी हम लोग इंडिया बॉम्बे के रहने वाले हैं। मैं ये फ्लैट सिर्फ हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी को ही देता हूँ। मेरा मकसद पैसे कमाना नहीं है, खुदा का दिया सब कुछ है। बस आप जैसे लोगों के पड़ोस से वतन छोड़ने का एहसास, उसकी तकलीफ कम हो जाती है। परदेश में मेरा और मेरी बीवी का वक्त कट जाता है। आदाब। ये है मेरी बेगम सायरा, ये मिस्टर विकी कपूर और उनकी बेगम जी मेरा नाम रीटा है। भाई साहब यहाँ किचन कहाँ है? किचन तो अच्छा खासा है, मगर वो मैं आपको कल दिखाऊंगा, इसलिए कि आज का खाना आपका हमारे साथ है। बिल्कुल, आज आप खाना हमारे साथ खाएंगे। इधर ये अपनी लाइफ थोड़ी सी चला रहे हैं आगे। हालांकि विकी बहुत परेशान है कि गलत लोगों के बीच में फंस गया, लेकिन मजबूरन अब उसे ये सब काम करने पड़ रहे हैं। और इंडिया में उसका भाई रवि बहुत ज्यादा परेशान है कि वो विकी को ढूंढ नहीं पा रहा। अब राणा का फोन आता है और वो विकी से कहता है कि तुम्हें मकाऊ जाना है एक पार्सल लेने। वहाँ विकी का एनकाउंटर होता है राणा के दुश्मन के साथ, लेकिन विकी बचकर वापस आ जाता है। अब इतने सारे स्ट्रेस में एक तो वो काम नहीं करना चाहता, लेकिन उसे जबरदस्ती करना पड़ रहा है। दूसरा, उस फाइटिंग के बीच में वो इतना स्ट्रेस्ड हो जाता है। वहां से सारा माल डिलीवर करता है राणा को और राणा उसको पैसे देता है। वो पैसे लेके जब वो अमृता सिंह के पास आता है तो अमृता सिंह बहुत गुस्से में भरी बैठी है। उसे ये लगता है कि क्यों विकी ये गलत काम कर रहा है, क्यों ड्रग्स इधर से उधर सप्लाई करता है, और दोनों के बीच में खूब अच्छी झड़प हो जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ उन्हें एक इंडियन प्रोग्राम में जाना है, उसके लिए वो तैयार भी होके बैठी हुई है। ये क्या देख रही हो? बंद करो इसे। सुना नहीं तुमने? बंद करो इसे। रीटा, मैं ये प्रोग्राम देखना चाहती हूँ और अगर तुम्हें नहीं देखना तो दूसरे कमरे में चले जाओ। बंद करो ये बकवास। मैं कहता हूँ बंद करो। नहीं बंद करती। मैं ये देखना चाहती हूँ कि जो जहर तुम और तुम्हारे साथी बेच रहे हैं उसका असर और उसका अंजाम क्या होता है। तुम नहीं देखना चाहोगे अपने दिए हुए जहर का असर? हाँ, डॉक्टर की दी हुई दवा से जब मरीज अच्छा होता है तो क्या उसे खुशी नहीं होती? तो फिर तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है
ये देखकर कि तुम्हारे दिए हुए जहर से लोग कितने तबाह हो रहे हैं, कितने मर रहे हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बंद करो ये बकवास और बंद करो ये टीवी। चिल्लाओ मत मिस्टर विकी कपूर। ना तो मैं आपकी नौकर हूँ और ना ही आपकी बीवी। ये बात अलग है कि मैंने हमेशा तुम्हें अपना जीवन साथी समझा है, लेकिन तुमने मुझे कभी ये हक नहीं दिया। तुम मत जताओ मुझ पर ये हक। हाँ, नहीं देख सकते ये सब? शर्म आती है तुम्हें? नफरत होती है अपने आप से तो फिर खुद बंद कर दो इसे। शट अप। अगर ज्यादा जबान चलाई मुझसे तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, समझी? मारोगे मुझे? मारोगे तुम? मारोगे मुझे? लो मारो, मारो मुझे, मारो। मारते क्यों नहीं अब? मारो मुझे, लो मारो मुझे अब। मारते क्यों नहीं? मारते क्यों नहीं अब? रीटा, मारो मुझे। अरे तुम मुझे क्या मारोगे? जो आदमी अपने दिए हुए जहर से दूसरे लोगों को मरता नहीं देख सकता, वो मुझे क्या मारेगा? हाँ? रीटा, प्रोग्राम का वक्त हो गया, चलना नहीं है क्या? मैं तो तैयार हूँ, बस विकी को जरा सा वक्त लगेगा। हाँ ठीक है, सायरा और मैं नीचे इंतजार करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, चलिए। प्रोग्राम का वक्त हो गया है। मुझे कहीं नहीं जाना। You get out from here. Get out! Leave me alone! मैं तो तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी विकी, लेकिन तुम्हारा ज़मीर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। इसलिए कि जब इंसान भीड़ में चलता है तो उसे उसका साया नजर नहीं आता, सिर्फ अकेले में नजर आता है। ठीक है, तो फिर चलो अकेले से आग में बैठकर, जो आग तुमने लोगों के घरों में लगाई है। यही आग अगर किसी ने तुम्हारे घर में लगाई होती और तुम्हारे बीवी बच्चे जल रहे होते तो तुम पर क्या गुजरती? दुनिया साली जले या मरे मुझे क्या? मैं तो सिर्फ पैसे कमाने में इंटरेस्टेड हूँ, अंडरस्टैंड? और मेरे घर आग इसलिए नहीं लग सकती क्योंकि ना मेरा कोई घर होगा, ना बीवी होगी, ना कोई बच्चा होगा, समझी? एंड नाउ गेट आउट। वाह मिस्टर विकी कपूर, वाह! मैंने आपसे बड़ा मर्द नहीं देखा जो एक औरत का बिस्तर तो बांट सकता है, लेकिन उसका दुख, उसके दर्द, उसकी जिंदगी नहीं। लेकिन आप जैसे मर्दों ने ही औरत को ये ताकत दी है कि वो दुनिया का हर बोझ उठा सके। और हाँ, जाने से पहले मैं तुम्हें एक और बात बता दूं कि तुम्हारे होने वाले बच्चे का बोझ मैं उठा चुकी हूँ और जिंदगी भर उठाती रहूंगी। रीटा जब ये सब बोल के वहां से जाती है तो विकी का अंतर मंतर झकझोर जाता है। हालांकि वो उस फंक्शन में पहुंचता है लेकिन वापस आके बहुत डिस्टर्ब रहता है। क्या हुआ? क्या बात है? पूरी रात सोई नहीं क्या? कुछ सोच रहा था कि जो बात तुमने मुझसे कल रात कही सब सच है। जानता तो शायद मैं भी था, लेकिन मानने से, सामना करने से डरता था। अब अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं सारी सच्चाइयों का सामना करने के लिए तैयार हूं। मैं तो तुम्हारे साथ पहले भी थी, अब भी हूँ और हमेशा रहूंगी। फैसला तो तुम्हें करना है। फैसला कर लिया मैंने, कर लिया फैसला। विकी, रीटा, चलो घर चलते हैं। जो हक तुम मुझसे चाहती हो वो मैं तुम्हें दूंगा रीटा, अपने माँ के सामने, अपने भाई के सामने। रीटा से वादा करने के बाद उसे ये पता ही नहीं था कि उसकी जिंदगी किस मोड़ गुजरेगी, लेकिन
वो इतना खुश था कि वो इंडिया रवि को फोन कर देता है। इसके बाद अब राणा को ये बात यानी अपना फैसला विकी सुनाने जाता है। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। राणा साहब, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी यही रही है कि मैं कभी कोई फैसला नहीं कर सका। आज पहली बार मैंने कोई फैसला किया है। अब आप मुझे नहीं रोक सकते। रोक सकता हूं, बिल्कुल रोक सकता हूं। याद है मैंने तुमसे कहा था कि ये एक वन वे स्ट्रीट है। यहां पर आदमी अंदर तो आ सकता है लेकिन बाहर नहीं जा सकता, और अगर बाहर जाने की कोशिश की तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कोई खतरनाक एक्सीडेंट भी हो सकता है। अगर आप मुझे धमकी दे रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपकी इन धमकियों से नहीं डरता। डरता हूं तो सिर्फ अपने गुस्से से। राणा को अब लगता है उसके हाथ से एक आदमी निकल जाएगा तो वो विकी को ही ड्रग सप्लाई के उसमें फंसा देता है और वो एयरपोर्ट पहुंच ही नहीं पाता। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और यहाँ आफ्ताब भाई आके उसकी जमानत देते हैं। ये आपके बॉन्ड की रिसिप्ट जी। और ये इनके जमानत के कागजात, इनके साइन कर दीजिए। You can take him now. Thank you. Thanks. ओके, आफ्ताब भाई, आपने मेरी जमानत के लिए इतने सारे पैसे, भाभी के सारे जेवर, ये क्या किया आपने आफ्ताब भाई? मैं तो एक अजनबी हूँ जिसे कुछ दिनों से जानते हैं आप। हाँ, मैं तुम्हें कुछ ही दिनों से जानता हूं, मगर तुम अजनबी नहीं हो। वक्त, मजहब, सरहद से इसका क्या ताल्लुक है? जिन लोगों को मिलकर अच्छा लगे, जिनकी खुशी देखकर दिल खुश हो, जिनके गम में आंखें भर आए, वो अजनबी कैसे हो सकते हैं? तुम तो मेरे अपने हो, मेरे भाई हो। अब जब विकी इंडिया नहीं आता तो रवि प्लान करता है हांगकांग जाने का, क्योंकि उसने उसका एड्रेस तो ले लिया था। यहाँ माँ बहुत परेशान है कि विकी को ढूंढने तो तू घर जा रहा है बेटे, तुझे ढूंढने कौन जाएगा। अब यहाँ रवि हांगकांग पहुंच जाता है और दूसरी तरफ विकी को पुलिस दोबारा रिमांड में लेकर जब पुलिस स्टेशन ले जा रही होती है तो विकी वहां से भाग निकलता है और भाग के सीधा पहुंचता है राणा के घर। हरामजादे, ये सड़क तुझे याद है? ये वन वे स्ट्रीट है, नो एंट्री। आज मैं तुझे यही पहुंचाऊंगा जहां से तू कभी वापस नहीं आएगा, कभी वापस नहीं आएगा। राणा को मारने के बाद वो वहां से फिर भागता है और दूसरी तरफ रवि आ जाता है उसी एड्रेस पे जहां उसे अमृता सिंह मिलती है। आप बहुत थके हुए लगते हैं, मैं चाय लेकर आती हूँ। ठहरिए। क्या बात है? विकी कहाँ है? आप चाय पी लीजिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। मुझे जब रीटा ने सब कुछ बताया, सब कुछ सुनाया, तो उसमें एक आस थी, एक उम्मीद थी। वो मेरी तरफ जिस तरह देखती थी, ऐसा लगता था कि मैं उसकी जिंदगी में एक मसीहा बनकर आ गया हूं। और मैं अपने आप को एक बदनसीब नाखुदा समझ रहा था, वो भी उस डूबती हुई किश्ती का जिसमें मैं, मेरी माँ, विकी और रीटा एक साथ सफर कर रहे थे। मगर ये सब मैं उसे कैसे बता सकता था? एक ऐसी आस दिलाना जरूरी था जिस पर मुझे भी यकीन नहीं था।
अब क्या होगा? आप चुप क्यों हैं? क्या आप कुछ नहीं कर सकते? क्या विकी पकड़ा जाएगा? हाँ? क्या उसे फांसी? विकी ने कुछ नहीं किया। मैं जानती हूँ विकी ने कुछ नहीं किया। सभी विकी बेकसूर है। उसे बचा लो। सभी विकी ने कुछ नहीं किया। रवि विकी बेकसूर है। हमें वापस ले जाओ। विकी ने कुछ नहीं किया। रवि हमें यहाँ से ले चलो। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हेलो रवि, हे ब्रदर, कब आया तू? आज बस अभी। वेलकम टू हांगकांग रवि। कैसा है तू? ठीक हूँ। और माँ? माँ कैसी है? ठीक है, तुझे बहुत याद करती है। कहाँ है तू विकी? मैं बस यही हूँ रवि, यही हूँ। कैसा है तू? मैं बहुत तकलीफ में हूँ भाई, बहुत तकलीफ में हूँ। देख रवि, तू मुझे जल्दी मिल, मैं तुझे सब कुछ समझा दूंगा, सब कुछ समझा दूंगा। ना विकी, ना, देख मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा बता, मैं तुझे कहाँ मिलूं? पता मैं तुझे कहाँ मिलूं? देख रवि, कॉलोन के बाहर न्यू टेरिटरी में एक कब्रिस्तान है, तो मुझे वहां जल्दी मिल। अभी ओके? ओके, मैं भी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ मैं। जल्दी आना भाई। अब रवि वहाँ से जाता है विक्की से मिलने के लिए, और जहाँ उसने बुलाया था। क्यों किया ये सब कुछ? क्यों किया ये सब कुछ? क्यों किया ये सब कुछ? शर्म नहीं आती? ख्याल नहीं आया? माँ का क्या होगा? बोल, बोल, बोलता क्यों नहीं? बोलता क्यों नहीं? बोल! रवि, रवि मुझे यहाँ से ले चल रवि, मुझे घर ले चल रवि। मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ विकी? क्या कर सकता हूँ मैं? कुछ भी कर रवि, मुझे यहाँ से ले चल। अपने भाई के मुंह से इतना सब सुनने के बाद अब रवि एक प्लान बनाता है। उसे पता है कि वो लीगल तरीके से तो इसको यहाँ से लेके जा नहीं सकता। अब वो एक बोट हायर करता है कि पानी के रास्ते इसको सरहद पार कराई जाए। बोट तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जगह जगह पर रवि के लिए ये मानना मुश्किल है कि उसके भाई को पुलिस अरेस्ट कर लेगी। यहाँ पर हर रेड लाइट पे, हर सड़क पे विकी के लिए पुलिस खड़ी है, लेकिन वो किसी तरह से बचता बचाता रवि विकी को उस जगह पोर्ट पे ले आता है। विकी, वो रही तेरी बोट। जा, अपना ख्याल रखना। जा, जा। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। जल्दी घर पहुंचाना। विकी भाग! विकी भाग! विकी भाग! हाँ विकी!
पुलिस की गोलियां चलनी शुरू होती हैं और इस कदर चलती हैं कि गोलियां विकी को लग जाती हैं। पुलिस की गोलियां लगने के बाद उसको रवि हॉस्पिटल लेकर आता है। विकी, विकी, मैं रवि हूं। आंखें खोल मेरे भाई। नहीं विकी, तू बोल मत। नहीं, मत बोल। तुझे कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूं तुझे कुछ नहीं होगा। तू ठीक हो जाएगा। हम सब घर जाएंगे। कुछ खत्म नहीं हुआ। तू ठीक हो जाएगा। कौन? रीटा? बिल्कुल अच्छी है। तू उसकी फिक्र मत कर। मैं हूं ना। मैं हूं ना उसकी देख रेख करने के लिए। अरे रोता है। तुझे कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूं ना तुझे कुछ नहीं होगा। अभी तो हमें बहुत खुशियां मनानी है। याद है वो पार्टी जब तू घर से जा रहा था? तेरे वापस जाने पर ऐसी ही पार्टी होगी। तू ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कर सकता। तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता विक्की। विक्की, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। रीटा से क्या कहूंगा? क्या बोलूंगा उसे? और मां, क्या कहूंगा उसे? वो घर पे तेरा इंतजार कर रही है। मैं उसे वादा करके आया था तुझे वापस लेकर आऊंगा। वापस लेकर आऊंगा तुझे। क्या जवाब दूंगा उसे? क्या बोलूंगा उसे? तू ऐसा नहीं कर सकता मेरे भाई। तू ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कर सकता। रवि की आवाजें सिर्फ आवाजें बनकर कमरे में गूंजती रही, क्योंकि उसे सुनने वाला उसका भाई विकी जा चुका था। अब वहां उसका क्रियाक्रम अंतिम संस्कार करके रवि उसकी अस्थियां और रीटा को लेकर इंडिया आ जाता है। रवि, तो कब आया? सब ठीक है ना? माँ अपने बच्चे की अस्थियों को देखकर पागल सी हो जाती है। यहाँ तक थी ये फ्लैशबैक कहानी। अब रियलिटी। रवि हॉस्पिटल में है पूनम ढिल्लों के साथ। इसके बाद अमृता सिंह बच्चे की डिलीवरी करते हुए विक्की के पास चली जाती है और रवि विक्की के बेटे को लेकर माँ के पास आता है। माँ, देखिए कौन आया है। भगवान ने तेरे विक्की को वापस भेज दिया है। तो ये थी कहानी दोस्तों फिल्म नाम की, जो संजय दत्त के करियर का एक माइलस्टोन बनी। सुपर डुपर हिट इस फिल्म ने संजय दत्त के करियर के ग्राफ को बहुत ऊपर पहुंचा दिया और इसके बाद वो एक सुपरस्टार की तरह पर्दे पर नजर आने लगे।
अगले हफ्ते इंतजार कीजिए संजय दत्त की एक और बेहतरीन फिल्म का। किसके साथ? मेरे साथ, यानी रफ्तारी रुचिका के साथ, उसी शो में जिसका नाम है फिल्मी दुनिया एट रेडियो उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले बुधवार शाम को 7 बजे। स्टे ट्यून एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय। चेहरा दिखता था, बंद हुआ ये मेल भी अब तो खत्म हुआ ये खेल भी अब तो। बोली में जब बैठी बहना, रास्ता देख रहे थे नैना। मैं तो बाप हूँ, मेरा क्या है, तेरी माँ का हाल बुरा है। तेरी बीवी करती है सेवा, सूरत से लगती है बेवा। तूने पैसा बहुत कमाया, इस पैसे ने देश छुड़ाया। देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा। देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा। आजा, उम्र बहुत है छोटी, अपने घर में भी है रोटी। चिट्ठी आई है, चिट्ठी